बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम सेकंड ईयर के यूनिट नंबर 5 से जो क्विज कंडक्ट किया था उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो इंफॉर्मेशन लेवल के क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो रिपल फैक्टर होता है वो 1.21 होता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन था। सेकंड क्वेश्चन, एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल वोल्टेज फॉर हाफ साइकिल। कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है वो जीरो होती है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल एक दूसरे को आपस में बैलेंस कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन अगर हम हाफ साइकिल की बात करें तो उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 0.63 वो यानी सेकंड ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन एडमिटेंस। इम्पीडेंस आपने पढ़ी हुई है, तो इम्पीडेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होती है एडमिटेंस। यहाँ पे एक और चीज, अच्छा ये थोड़ा सोचा करें। बाद औक़ात हम क्या कहते हैं, हम समझते हैं कि अच्छा एडमिटेंस था तो इसका जो आंसर है वो इम्पीडेंस है, तो लिहाजा हम बाकी जो चीजें हैं इनको हम सोचते नहीं है कि ये जो रिलेक्टेंस लिखी हुई है ये क्या चीज है। ठीक है, तो ये चीजें भी देखा करें, इनसे इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है। जरूरी नहीं है कि जब कभी क्वेश्चन आए तो वो एडमिटेंस का ही आए। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए उसमें रिलेक्टेंस राइट ऑप्शन हो, तो रिलेक्टेंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि रिलेक्टेंस क्या है। तो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड की होती है मटेरियल की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड को, यानी अगर कोई बॉडी जो है, जिस तरह हम देखते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं। तो ये जो अपोजिशन होती है किसी मैग्नेटिक फील्ड के लिए किसी भी मटेरियल की तरफ से, वो रिलक्टेंस होती है। और रिलक्टेंस का उल्ट होता है ससेप्टेंस। ठीक है, यानी अपने कोई मटेरियल अपने आप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर अलाउ करता है पास करने के लिए, तो उसे सब ससेप्टेंस का, जिसे ससेप्टिबिलिटी आप कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी, तो उसी से ये चीज है ससेप्टेंस। तो उसका उल्ट है रिलक्टेंस। बाकी रिएक्टेंस जो है ये आपने पढ़ी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस थी और इंडक्टिव रिएक्टेंस थी। यानी कैपेसिटर अगर अपोजिशन प्रोवाइड फ्राहम करता है तो वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और अगर इंडक्टर जो है वो करंट को फ्लो करने में अपोजिशन प्रोवाइड करता है तो वो फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाती है। तो फिलहाल एडमिटेंस के केस में हमारा जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन है, इम्पीडेंस। फोर्थ, पैरेलल एलआरसी सर्किट इज कॉल्ड एंटी रेजोनेंस सर्किट। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन पहले आपको दी थी, ये आपको पहले नहीं बताया गया था लेकिन यहाँ पे बता दिया है कि जो पैरेलल आरएलसी सर्किट होता है वो एंटी रेजोनेंस सर्किट कहलाता है, और इसमें जो करंट होता है वो मिनिमम होता है। बाकी ये चीज़ तो आपको पता ही थी कि पैरेलल जो एलआरसी सर्किट होता है उसमें रेजोनेंस पे इम्पीडेंस मैक्सिमम होती है और करंट क्या होता है, मिनिमम होता है। लेकिन ये चीज़ जो है ये आपको बताना मकसूद थी कि आपको ये बात भी पता हो कि पैरेलल जो एलआरसी सर्किट होता है वो एंटी रेजोनेंस सर्किट कहलाता है। हाई फ्रिक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये आपको फार्मूला अगर पता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो जब हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो यहाँ पे हाई वैल्यू जब आप पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में जब वैल्यू बड़ी होती है तो ये आंसर आपको छोटा मिलेगा, तो लिहाजा ये डिक्रीज करेगी। पावर फैक्टर हैज अ वैल्यू बिटवीन, पावर फैक्टर की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान रहती है, तो लिहाजा जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये दोनों जो है ये आपस में इक्वल हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो एल और सी सीरीज सर्किट की वो क्या होगी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। अगर सिंपल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा होता, फिलहाल इसका जो है वो राइट ऑप्शन ये है, लेकिन अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा होता, एंगुलर का वर्ड ना होता, फ्रीक्वेंसी होता, तो फिर आपने एफ फाइंड कर ली थी, वो थी 1/2π√LC। तो फिर ये वाला जो है राइट ऑप्शन होना था। तो ये चीजें थोड़ी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना होता है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। एट क्वेश्चन है, एट रेजोनेंस पावर फैक्टर ऑफ
आर एल सी सीरीज रेजोनेंस सर्किट विल बी इक्वल टू। तो रेजोनेंस पे हमें पता है कि वैसे पावर फैक्टर की चूंकि बात हुई है, तो पावर फैक्टर हमें पता है कि कॉस जो थीटा होता है वो इक्वल होता है आर ओवर जी। तो जी चेक करें जी कि जी की वैल्यू क्या होती है। आर एल सी सीरीज रेजोनेंट सर्किट के लिए जी की वैल्यू होती है जी इज इक्वल टू आर स्क्र प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्र। तो चूंकि रेजोनेंस की बात हो रही है, तो रेजोनेंस में आपको पता होना चाहिए कि एक्स सी और एक्स एल जो है ये आपस में इक्वल हो जाते हैं, लिहाजा ये जो आपकी सेकंड टर्म है ये जीरो हो जाएगी। तो लिहाजा इस तरह आपका जो जी है वो इक्वल टू आर आ जाएगा, स्केयर स्केयर रूट कट जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप जी की जगह आर पुट करेंगे तो आर ओवर आर ये आपको वन दे देगा, तो पावर फैक्टर जो है वो आपका वन के इक्वल हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो एसी मेंस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो पहला ऑप्शन आपने फ्रीक्वेंसी का देखना है। तो या तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा या फिर ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये दोनों तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गए, क्योंकि पाकिस्तान की जो एसी मेंस हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 60 नहीं होती। तो आपने जब कभी भी टेस्ट में जाना होता है तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चन के ऑप्शन जो होते हैं उनको सॉर्ट आउट करना होता है। जिस तरह हमने ये देखा कि ये दोनों तो, इन पे तो आपने सोचना ही नहीं है। इसका मतलब है या तो पहला ऑप्शन ठीक होगा या लास्ट ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि दोनों के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 यार्ड है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि एक बल्ब जो है वो उसी एसी मेन से कनेक्ट किया गया है, तो वो एक सेकंड में कितनी दफा ग्लो करता है। तो क्या एक सेकंड में वो 50 टाइम ग्लो करता है या एक सेकंड में वो 100 टाइम ग्लो करता है। तो ये आप जरा सिग्नल को देखें, ये आपका एसी सिग्नल है। तो इसमें आप देखें, एक वेव में, एक कंप्लीट वेव में दो दफा जो करंट है वो मैक्सिमम हुआ है, एक दफा पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक दफा नेगेटिव डायरेक्शन में, दो दफा मैक्सिमम करंट हुआ है। और फ्रीक्वेंसी है 50 यार्ड्स। इसका मतलब है एक सेकंड में 50 कंप्लीट वेव्स जो है वो पास करेंगी, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पता है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर नंबर ऑफ वेव्स। तो अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब है एक सेकंड में 50 कंप्लीट वेव्स गुजरेगी। 50 कंप्लीट वेव्स गुजरने का मतलब ये है कि 100 टाइम जो है वो उसमें करंट जो है वो पीक पे पहुंचेगा, एक दफा पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव। तो इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग वेक्टर। यहाँ पे भी आपको एक्चुअली ये बात बताना मकसूद थी कि आपको पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में पता चले कि पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है। तो पॉइंटिंग वेक्टर का फार्मूला लिखा है P इज इक्वल टू 1/μ0 E क्रॉस बी। ये अमूमन कंफ्यूज करता है, ये क्वेश्चन भी आया था पेपर के अंदर, पॉइंटिंग वेक्टर का फार्मूला पूछा गया था। तो जिसमें कंफ्यूज होता है बंदा वो ये होता है कि या तो ऑप्शन होता है E क्रॉस बी और दूसरा होता है B क्रॉस E। तो इन दोनों में बंदा अटक जाता है कि पता नहीं ई क्रॉस बी है या बी क्रॉस है, तो ये आपने याद रखना है ई क्रॉस बी है। तो पॉइंटिंग वेक्टर है 1/μ0 ई क्रॉस बी। डिस्क्राइब रेट ऑफ, अब आगे इसकी डेफिनेशन लिखी है कि आपको पॉइंटिंग वेक्टर बताता क्या है। रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया इन अ प्लेन, किसी प्लेन के अंदर रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया में से कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है उसका रेट। रेट आपको पता है, जिस चीज के साथ रेट लग जाता है उसका मतलब है उसको आपने टाइम से डिवाइड करना है। जैसे आप पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है, या आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो रेट जो है ये आपको टाइम को बताता है। इसका मतलब है कि एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर टाइम पर सेकंड, ये जो रेट लगा है तो ये आपको बता रहा है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसका जो यूनिट बनेगा, यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, वो फिर बनेगा, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम जो होता है ये तो बन जाती है पावर, तो पावर का होता है वाट पर स्क्वायर मीटर। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। तो ये देख लें, सिंपल से क्वेश्चन थे, पेपर में भी मैंने आपको सेंड किए थे, जो इस दफ़ा मेल का टेस्ट हुआ है, बहुत आसान से क्वेश्चन थे।